हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आंचल। लास्ट वीडियो में हमने कुछ मैथ्स के कंटेंट के क्वेश्चन किए थे जो पेपर 2022 जनवरी का था। आज हम उसी के मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन करेंगे जो रिमेनिंग रह गए थे हमारे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गणित के शिक्षक ने निम्नलिखित 4 प्रश्नों को सामने रखा। इनमें से कौन सा प्रश्न मुक्त अंत वाला प्रश्न है? देखिए, मुक्त अंत वाला प्रश्न क्या होता है? जिसके आंसर एक से ज़्यादा होते हैं। जिसका आंसर फिक्स होता है वो ओपन एंडेड नहीं होता, वो क्लोज एंडेड होता है। तो इनके ऑप्शन देखते हैं हम। यदि 2 संख्याओं का योग 15 है और उनमें से एक संख्या 7 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए, 15 दे रखा है, एक संख्या 7 है तो दूसरी 8 हो जाएगी। तो ये तो फिक्स आंसर है इसका, तो ये क्लोज एंडेड होगा, मुक्त उत्तर वाला नहीं होगा। सेकंड, तो ये तो होगा नहीं। यदि अनिल की आयु 7 वर्ष है और उसके पिताजी की आयु उसकी आयु से 5 गुना है तो पिताजी की आयु कितनी होगी? देखिए, ये भी फिक्स आंसर आएगा, इसका भी 7 की 5 से गुणा हो जाएगी, आंसर आ जाएगा, लेकिन ये भी हमारा आंसर नहीं है। यदि 2 संख्याओं का योग 17 है तो वे संख्याएं क्या हैं? अब देखिए, उसने फिक्स नहीं बोला है। 2 संख्याओं का योग 17 की योग 17 एक से ज़्यादा संख्याओं का हो सकता है, तो वो संख्याएं क्या होगी? यही ओपन एंडेड वाला प्रश्न है, इसके एक से ज़्यादा आंसर होंगे। अब देखिए नेक्स्ट, 17 में क्या जोड़ें कि उत्तर 23 पाएँ? इसमें भी फिक्स आंसर आना है तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो गया थर्ड वाला। यदि 2 संख्याओं का योग 17 है तो वो संख्याएं क्या हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में स्थानीयमान की संकल्पना को विकसित करने के लिए अध्यापक ने निम्नलिखित पहेली का उपयोग किया। मैं 5 दहाई और 4 इकाई से छोटा हूँ। इस पहेली का उद्देश्य है योगात्मक मूल्यांकन करना, कक्षा की एक रस्ता को भंग करना, स्थानीय मान पद सिरे वाला बंद सिरे वाला प्रश्न पूछना, आधार बेस, टैन बेस और स्थानीय मान की संकल्पना को प्रबलित करना। इसमें क्या कह रहा है ये? मैं 5 दहाई और 4 इकाई से छोटा हूँ, तो ये बेस 10 वाला कंसेप्ट भी बता रहा है और स्थानीय मान वाला भी, क्योंकि 5 दहाई यानी 50 हो जाएगा उसका स्थानीय मान, तो इसलिए इसका आंसर 4th हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन से प्राथमिक कक्षाओं में आकृतियाँ पढ़ाने का उद्देश्य है? दृश्यीकरण कौशल को विकसित करना, ज्यामितीय आकृतियों के नामों को स्मरण करना, दिक् स्थान संबंधी तर्क कौशल में वृद्धि करना। देखिए, दृश्य कौशल को विकसित करना, विजुअलाइजेशन उसको विकसित करना, तो ये तो सही है। जैसे हम शेप्स को पहचान सकते हैं। अब नेक्स्ट है ज्यामितीय आकृतियों के नामों को स्मरण कराना। याद करना कभी भी पेडागोजी में सही नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। अब है दिक् स्थान संबंधी तर्क कौशल में वृद्धि करना। देखो, इसमें स्थान संबंधी तर्क कौशल में वृद्धि हो रही है, तो ये भी सही हो जाएगा, ये दोनों सही होंगे इसमें। तो ए और सी हमारा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण के अधिगम के साधनों के रूप में किया जाता है? इसमें ऑप्शन है जियो बोर्ड, जियोजेब्रा, गिनतारा, एबेकस, ग्राफिक कैलकुलेटर। सही विकल्प चुनें। देखिए, जियो बोर्ड होता है, उसमें छोटी छोटी पिन ऊपर को हुई रहती हैं, तो वो हाथ से पहचानी जा सकती हैं बिना देखे, तो जियो बोर्ड तो इसमें सही होगा। अब जियोजेब्रा, देखिए ये होता है, जियोजेब्रा भी नहीं होगा। अब थर्ड है एबेकस, एबेकस में भी काउंट कर सकते हैं, ये है एबेकस, तो ये दृष्टिबाधित छात्र भी कर सकते हैं, इसका मतलब गिनतारा, ये एबेकस भी सही होगा। तो इसमें हमारे ए और सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ग्राफिक कैलकुलेटर तो जैसे कैलकुलेट करना होगा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा इसका।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यामितीय आकृतियों के शिक्षण के दौरान शिक्षिका ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना पर विचार करती है। यह प्रतिबिंबित करता है, यानी टीचर जब ज्योमेट्रिकल शेप्स पढ़ा रही है तो वह ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बनाने की सोचती है। यह क्या दर्शाता है? मतलब सीबीएसई ने क्षेत्र भ्रमण की अनुशंसा की है, अतः यह आवश्यक है। ये तो हो ही नहीं सकता, गलत है ये। एक नित्यक्रम गणित की कक्षा में से अच्छा विराम होता है और ऐतिहासिक स्थानों पर जाने का अवसर मिलता है। पैडागोजी में ये भी सही नहीं है। आकृतियाँ किसी भी वास्तुशिल्प का अनिवार्य भाग हैं और इस प्रकार के भ्रमणों से गणित को कक्षा के पार ले जाने में प्रोत्साहन मिलता है। ये हमारा आंसर सही लग रहा है। अध्यापक ने निर्धारित समय से पहले ही अधिकतम पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और अब खाली समय में अवकाश देना चाहता है। ये भी गलत होगा, यानी हमारा थर्ड आंसर बिल्कुल सही लग रहा है, वो ही सही होगा। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्राथमिक कक्षा की एक गणित की अध्यापिका अपने छात्रों के सामने निम्न प्रश्न रखती है। रीना और शमा एक दुकान पर एक बैग खरीदने के लिए जाती हैं। दुकान में मूल्य पर्चियों के साथ बहुत सारे बैग हैं। वे बहुत सारी मूल्य पर्चियों को देखकर चकरा जाती हैं। क्या आप मूल्य पर्चियों को या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाकर उनकी सहायता कर सकते हैं? एक तरह से टेबल दे रखी है। दिए गए संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हम ये पढ़ते हैं ऑप्शंस। प्रश्न के उपयोग से केवल आरोही और अवरोही क्रम की अवधारणाएं सुदृढ़ हो सकती हैं। देखिए, जिसमें केवल आ जाता है वो आंसर भी कभी सही नहीं होता है। शिक्षिका प्रश्न का उपयोग संख्याओं की तुलना के पार जाने और आंकड़ों का प्रबंधन व छटाई की संकल्पनाओं के परिचय के लिए कर सकती है। ये वाला क्वेश्चन कुछ सही लग रहा है। यह गणित का प्रश्न नहीं है क्योंकि यह संख्याओं पर मूल संक्रियाओं को सम्मिलित नहीं करता। ये गलत होगा। शिक्षिका को कक्षा में संदर्भात्मक प्रश्नों को लाने से बचना चाहिए। ये भी गलत है। निगेटिव वाला तो कभी आंसर होता ही नहीं है, तो इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा गणित की कक्षा के दृष्टिकोण को निरूपित करता है? छात्र सूत्रों को स्मरण कर रहे हैं। कक्षा में केवल शिक्षक केवल एक वाचक वर्णनकर्ता के रूप में है। छात्र पाठ्यपुस्तक में हल किए हुए उदाहरणों की नकल कर रहे हैं। ये भी नहीं होगा। छात्र कक्षा में अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत व हल कर रहे हैं। केवल वाला आंसर भी नहीं होता है, तो ये होगा सही। छात्र कक्षा में अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत व हल कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित में आकलन के साधन के रूप में उपाख्यानात्मक अभिलेख रिकॉर्ड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह बच्चे के द्वारा की गई परियोजना और क्षेत्र कार्य को सम्मिलित करता है। यह बच्चे द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता को उल्लेखित मानदंड पर जांचता है और उसे अंकित करता है। यह एक विशेष कौशल या प्रक्रिया के होने या ना होने को अंकित करता है। दिन प्रतिदिन के आधार पर यह बच्चे की प्रगति को लिखित रूप में समावेशित करता है और अवलोकनात्मक वृत्तांत अभिलेख रिकॉर्ड रखता है। इसका ये आंसर सही होगा, क्योंकि जो प्रोग्रेस कर रहा है बच्चा उसकी रिपोर्ट शामिल होती है, उसको रिकॉर्ड रख रहा है उसका, इसलिए इसका आंसर ये होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपनी कक्षा में गुणन का परिचय योग की पुनरावृत्ति और आयताकार सारणी से कराया है। वह गुणन का परिचय अनौपचारिक रणनीतियों से कराने हेतु विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और उनके अनुभवों को उपयोग में ला रही है। यही क्वेश्चन हमें सही लग रहा है, यह ऑप्शन। गुणन की बाहुल औपचारिक कलन विधियों को पढ़ा रही है, बहुत सा समय नष्ट कर रही है और उसे केवल औपचारिक कलन विधियों के शिक्षण पर बल देना चाहिए। छात्रों को व्यस्त कर वह अपने लिए खाली समय प्राप्त कर रही है। देखिए, फर्स्ट ही क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि वो गुणन का परिचय दे रही है। कैसे? योग की पुनरावृत्ति और आयताकार सारणी से, यानी पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ रही है वो,
इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्ची गेंदों की गणना एक एक गेंद पर उंगली रखकर कर रही है। जैसे ये एक एक गेंद है, ऐसे उंगली रख के क्रम से उस संख्या का नाम बोलते हुए कर रही है। जैसे 1 2 3 4 5। उसने कुछ गेंदों की 2 बार गणना की। जैसे 5 बोला, फिर दोबारा 5 बोल दिया। इस बच्ची में पूर्व संख्या की किस अवधारणा को अभी और मजबूत करना है? एक एक संगति, पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और गणन संख्या। गणन संख्या तो कैलकुलेट करना होता है, वो तो होगा नहीं। वर्गीकरण जो हमारे ग्रुप्स में डिवाइड करना होता है, ये भी नहीं होगा। पंक्तिबद्ध करना यानी एक पंक्ति में लगाना, ये भी गलत होगा। ये एक से एक यानी एक के बाद एक कर रही है, एक से एक में जा रहा है, इसलिए ये आंसर सही है फर्स्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 56। गणित में भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं। बच्चों को उदाहरणों और गैर उदाहरणों नॉन एग्जाम्पल्स में व्यस्त रखकर एक ही तरह के प्रश्नों को बनाकर उन्हें कई बार दोहराकर। नहीं, प्रैक्टिस पैडागोजी में सही नहीं होती। बहुत सारे प्रश्नों के अभ्यास और ड्रिल से, ये भी सही नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्या है? कलन विधि को दोबारा प्रदर्शित करके। नहीं, मैथ्स में तो बच्चों को उदाहरण और गैर उदाहरणों में व्यस्त रखकर, मतलब जितने ज़्यादा हम उदाहरण देंगे बच्चे को कंसेप्ट उतने अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैथ्स में यही सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन ये वाला। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सुश्री रोमी अपनी गणित की कक्षा में विद्यार्थियों को निम्नलिखित अभिकलन करने हेतु उपयुक्त स्थिति सृजन करने के लिए कहती है। पहले वो प्लस कर रही है, फिर मल्टीप्लाई, फिर माइनस और डिवाइड, 4 हैं ये। सुश्री रोमी द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मिश्रित प्रकार की समस्याएं देकर वह अपने विद्यार्थी को समस्या समाधान कौशल का परीक्षण करा रही है। वह विद्यार्थी की भाषा निपुणता का परीक्षण कर रही है, ये तो गलत है, भाषा का तो इसमें है ही नहीं कोई। वह विद्यार्थियों की गणितीय कथनों और समस्या समाधान कौशल के विकास में सहायता करने का प्रयास कर रही है। बच्चे को जांचते नहीं हैं हम, हमेशा उसे फैसिलिटेट, मतलब टीचर तो एज अ फैसिलिटेटर होता है, तो इसका थर्ड ऑप्शन ठीक लग रहा है। अब नेक्स्ट क्या है? विद्यार्थियों को कुछ कार्य देकर वह अपनी कक्षा में अनुशासन कायम करने की कोशिश कर रही है। नहीं, ये बच्चों को बांधना हो जाता है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। वह विद्यार्थी की गणितीय कथनों और समस्या समाधान कौशल के विकास में सहायता करने का प्रयास कर रही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन से गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों के सूचक हैं? गणित शिक्षा को रोजगार योग्य ऐसे वयस्कों का निर्माण करना चाहिए जो सामाजिक और आर्थिक विकास में अपना योगदान दें। केवल रोजगार के लिए पढ़ाई करना तो कभी सही नहीं होता। गणित शिक्षा बच्चे के आंतरिक साधनों जैसे अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत निष्कर्षों को निकालने वाली होनी चाहिए। ये ठीक लग रहा है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। बच्चों को गणित को जीवन की एक विधि जैसे कि संप्रेषित करना, विचार विमर्श करना और समस्या समाधान करने की मनोवृत्ति के विकास के रूप में देखना चाहिए। और फोर्थ है, गणित शिक्षा तथ्यपूर्ण ज्ञान और कार्यविधिक धारा प्रवाह पर केंद्रित होनी चाहिए। केवल तथ्यपूर्ण ज्ञान हो, केवल फैक्ट्स को, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सही होना चाहिए बी एंड सी, क्योंकि समस्या समाधान की मनोवृत्ति को भी के विकास के रूप में भी देखना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूमैन के अनुसार विद्यार्थी शब्द समस्या इबारती सवाल को हल करने में सक्षम हो, इससे पहले वह 5 स्तरों को पूरा करे। यह स्तर नीचे यादृच्छिक क्रम में लिखे हुए हैं। इबारती सवाल जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स जो होती हैं। पूछे गए कार्य को समझना, समस्या को पढ़ने में सक्षम होना चाहिए, आवश्यक गणितीय संक्रियाओं को करना, गणितीय मांग के अनुसार समस्या का अनुवाद करने की आवश्यकता, उत्तर को अर्थपूर्ण रचना में प्रदर्शित करना। देखिए इसका पहले तो होगा बी, समस्या को पढ़ने में सक्षम होना चाहिए, फिर ये 1 हो जाएगा। फिर पूछे गए कार्य को समझना, वो बोल क्या रहा है,
फिर उसे गणित के अनुसार समझना, ये तीसरा हो जाएगा। चौथा गणितीय संक्रियाओं को करना, फिर उसे सॉल्व करेंगे। फिर उत्तर को अर्थपूर्ण रचना में प्रदर्शित करना। ये सही होंगे। BADCE, ये हमारा फोर्थ ऑप्शन BADCE, ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित के शिक्षक के पेशेवर विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वांछनीय नहीं है? Which of the following is not desirable for the professional development of mathematics teacher? देखिए, attending workshop and seminars on mathematics, ये तो सही है। Developing teaching learning resources, ये भी सही है। Minimum attraction with other mathematics teachers working in same school or in neighborhood schools, ये गलत होगा क्योंकि इंटरेक्शन भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो हमारा आंसर यही सही होगा, क्योंकि यही तो पूछा है कि गलत कौन सा है। अब हिंदी में देख लेते हैं एक बार। न्यूनतम वार्तालाप गलत होगा, मतलब यही आंसर सही होगा हमारा, उसमें गलत ही तो पूछा है। ये मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन थे। ये 2022 वाला पेपर हमारा कंप्लीट हो गया है मैथ्स के लिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।